वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की वाहेगुरु जी की फतेह। फतेह। आप सभी दर्शकों को वॉइस ऑफ मानवता चैनल की ओर से बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस डिबेट प्रोग्राम में खास मेहमान जुड़े हुए हैं। जसबीर भाटिया साहब अमेरिका से, उत्तर प्रदेश आगरा से ब्रिजेन सिंह जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है ब्रिजेन सिंह जी। हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद जी, आज के इस महत्वपूर्ण वॉइस ऑफ मानवता चैनल का जो विषय है, इस विषय में हम भारत अपितु दुनिया में बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार के संदर्भ में हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि भारत में भ्रष्टाचार और महंगाई ये दोनों ही बहुत बड़ा अहम पहलू है, और इस संदर्भ में जो भारत के बहुसंख्यक समाज है, मूल निवासी समाज है, उनको बहुत ही दिक्कत की सामना करनी पड़ रही है और उनको पारिवारिक जीवन जीने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जिस ढंग से भारत में जो वर्तमान सरकार चल रही है, जब ये भारत में सरकार में ये नहीं बैठे थे, तब इन लोगों ने भारत में जो महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर बहुत कैंपेन चलाया और अच्छे दिन, सुशासन और भारत के लोगों को अच्छे दिशा में लेकर के उनकी जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए वादा करके इस सरकार में आए। लेकिन इनके जो कार्यकाल है, इनके जो शासन काल में है, जो महंगाई और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे हो गई है, और भारत के लोकतंत्र में जो बहुसंख्यक समाज का जो जीवन यापन है, बहुत ही खतरनाक स्थिति पे चला गया है। और दूसरी बात यह है कि जो कोरोना का काल चल रहा है, इसमें भी लोगों को बहुत जूझना पड़ रहा है। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं। जितेंद्र जांगड़े जी, बहुत स्वागत है जांगड़े जी आपका। हाँ, सबको सतनाम, सत श्री अकाल। मैं आज के इस टॉपिक को लेकर के ब्रिजेन सिंह के पास जाना चाहूंगा, क्योंकि ब्रिजेन सिंह जी लॉ एंड ऑर्डर को और प्रशासन में रहे हुए हैं, और उत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश कहलाता है, और उस राज्य की सारी स्थितियों के बारे में उन्हें पता है। तो ब्रिजेन सिंह जी, आपके पास मैं पहले सवाल को लेकर जाना चाहूंगा कि भारत में भ्रष्टाचार और महंगाई की स्थिति को विस्तार से बताएं, और हमारे देखने सुनने वाले बताएं कि इसमें जो बहुसंख्यक समाज आज क्यों इतना परेशान है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी। लेकिन बस ये कहना था कि आपने इंट्रोड्यूस करने के लिए बड़ा गलत आदमी चुन लिया। लाठी वाले आदमी को कलम के हाथ में कलम दे दिया आपने। तो मुझे एक अपने मित्र की कविता याद आ रही है, वो मैं पहले सुना दूं आपको अच्छी भी लगेगी। कि इतना झुकाया तुमने तलवार हो गए हम, शासन के हाथ सत्ता, सत्ता के हाथ पूंजी, और व्यापारी बन गए तुम, व्यापार हो गए हम। इतना झुकाया तुमने तलवार हो गए। तो आम जनता की कमर टूटी हुई है, झुकी हुई है एकदम। महंगाई की मार उस पर पड़ रही है बुरी तरह से, और हर सरकार यही कहती है कि अब महंगाई कम करेंगे, लेकिन होता उल्टा है। तो इसका कारण यही है कि एक अनहोली, एक अपवित्र गठबंधन बना हुआ है मुनाफाखोरों का और सत्ताधारी लोगों का, ऐसा लगता है। जिसके वजह से, और हमारे देश में खास तौर से जब आप महंगाई की बात करते हैं तो सामाजिक व्यवस्था के ऊपर आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, कैपिटलिज्म, करप्शन, ये परिवार है। एक को अकेले मत देखिए आप। और ये सामाजिक व्यवस्था ही अपने आप में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, जिसका कि मकसद है आम जनता को इतना दरिद्र बना दो कि वो विरोध ही करने की स्थिति में न रहे, उसकी आर्थिक कमर तोड़ दो। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि अभी मैं देख रहा था कि स्विस बैंक में पैसा, जो डिपॉजिट्स हैं वो व्यापारियों के बढ़ते ही जा रहे हैं। मतलब मेरे पास इस वक्त फिगर नहीं है, लेकिन फिगर आया है, तो वो फिगर जो दिया हुआ था कि अनाप शनाप, चाहे वो पूंजीपति हों इस देश के, चाहे उनकी अपने उसमें, एक तरफ तो गरीबी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, और दूसरी तरफ जहाँ दरिद्रता बढ़ रही है गरीब आदमी की, वहाँ पूंजीपतियों की पूंजी
दिन दूनी रात चौगनी हो रही है। अब पुराने जमानों में जब लोकतंत्र नहीं था तो व्यापारियों को, बेचारे बच्चों को भी बेचते थे जब सूखा पड़ता था, अकाल पड़ता था। आज बिल्कुल लोकतंत्र में अगर ऐसी स्थितियां आ जाएं तो ये बड़ी गंभीर बात है। ये महंगाई तो मतलब इसका सीधा संबंध आम जनता से है और ये रुकना चाहिए। रुक इसलिए नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कि इसमें भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा हाथ है। जो भी आप अच्छी नीयत से काम करते हैं, कई बार सरकार लाचार हो जाती है उसके सामने। तो ये आपने बड़ा अच्छा टॉपिक उठाया है। इसके बारे में अब मेरे पास कोई आंकड़े नहीं है, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि महंगाई के रिकॉर्ड टूट रहे हैं और इस पर आप लोग बताएंगे जरा ज्यादा, हम लोग सुनना चाहेंगे। जी, बहुत शुक्रिया ब्रिजेश सिंह जी, आपने कम शब्दों में बहुत बड़ी विस्तार से बातें कह दी है। मैं जितेंद्र जांगड़ी जी के पास जाना चाहूंगा। जितेंद्र जांगड़ी जी हमारी बात सुन रहे हैं आप? जी जी हाँ। जिस दिन से अभी जो 2 साल से कोरोना का काल चला है, लॉकडाउन सरकार ने लगा दी थी और सालों सालों तक, कई महीने तक लोगों को घरों में कैद रहना पड़ा। और भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुसंख्यक लोग रोज कमाते रोज खाते हैं। मजदूर वर्ग के लोगों का बहुत संख्यक है, बहुसंख्यक जो समाज है वो, जिनकी जिंदगी का जो दिनचर्या है, आप भारत में जो लोगों के जो जीवनचर्या का आय का जो स्रोत है वो महज 20 रुपया है। जो प्रति व्यक्ति आय का जो आंकड़ा है वो 20 रुपया है और उस 20 रुपये की आंकड़े से लोगों की जिंदगी कैसे गुजर बसर होती होगी आप समझ सकते हैं। तो एक तरफ भारत के अंदर में भ्रष्टाचार, महंगाई, लूट खसोट की सरकार बनी हुई है और वहीं आम जनता जो लोकतंत्र में, जैसा कि जनता को पूरा अधिकार है, उस संदर्भ में, भारत के जो परिस्थिति के संदर्भ में जांगड़ी जी ये बताएंगे कि आज जो हमारे लोगों की हालात है, उनकी जो तंगी है, उनके जो परिवार का जो जीवन यापन है, इस पर आप विस्तार से डालें कि जिस ढंग से अभी हालात हैं उसको आप किस नजरिए से देखते हैं। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज जो हमारी सरकार बैठा है, ये जुमला की सरकार है और ये जुमला की सरकार केवल वादे करते हैं और हमारी देश की जनता में एक बड़ी विश्वास है लोकतंत्र पर। लोकतंत्र पर विश्वास है आम जनता को और लोकतंत्र की बातें आगे करके ये जो हमजोली सरकार बैठा है वो लोग जनता के विकास पर, शिक्षा पर, शुद्ध रूप से कहा जाए तो एक प्रकार सा डाका डालने की ही काम कर रहे हैं। क्योंकि सरकार जानता है कि देश में जब गरीबी बढ़ेंगे, अशिक्षा बढ़ेंगे तो हम राज करेंगे, हमारा कोई विरोध नहीं करेगा, हमारी नीति को कोई समझ नहीं पाएंगे। इसलिए उन लोगों ने गरीबी की ओर ढकेलने का प्रयास कर रहे हैं देश को। ये बड़ा आने वाले भविष्य के लिए खतरा है क्योंकि व्यापारी पूंजी लोगों के पास जो पैसा है, आज वो लोग जमीन को खरीद रहे हैं, ऐसे जमीन को खरीद रहे हैं जो बड़ी बड़ी नहर से लगा हुआ है। वो जमीन को पूंजीपति खरीद करके उनको फार्म बना रहे हैं जहां पर किसी भी प्रकार का फसल नहीं होगा। आज किसानों के पास जमीन 50% ही बचा है, 50% जमीन उद्योगपति के पास चला गया। वो लोग तो परता छोड़ देते हैं 10 एकड़ 20 एकड़ प्लाट लेकर के, वहां फसल ही पैदा नहीं हो रहा है। शुक्र है जो देश में वैज्ञानिक तरीका से फसल हो कि उत्पादन बढ़ने के कारण ये हमारा देश है जो किसानों ने बचा करके रखा है। नहीं तो जमीन की रफ्तार घट रहा है, 50% ही बच गया है। वो क्योंकि मेरे गांव में कम से कम 5000 कुंटल तीवर होता था, तीवर दाल होता था, वो आज 50 कुंटल नहीं होता है क्योंकि बड़ी बड़ी उद्योग के लोग 5 एकड़ 10 एकड़ 20 एकड़ का प्लाट खरीद करके घेरा कर दिए हैं, किसानों का कब्जा बेदखल हो गया है। इसी प्रकार पूरे भारत देश की हर जगह में स्थिति बना हुआ है। तो जब फसल या अनाज पैदा नहीं होगा तो महंगाई बढ़ेंगे और ये तीव्र गति से व्यापारीकरण हो रहा है जमीन का। यह देश के लिए घातक है क्योंकि किसान ही नहीं रहेंगे तो कहां से अनाज पैदा होगा, अनाज पैदा होगा, दाल दलहन तिलहन पैदा होगा। तो ये सरकार इन पर ध्यान दे, नहीं तो जितना किसान बचेगा उतना देश का
समृद्धि होगा, और जितना किसान कमजोर होंगे, वीकनेस होंगे, उतना देश वीकनेस होगा, कमजोर होगा। तो पहले तो मेरी इतनी बड़ी दर्द है कि मुख्य नहर से जुड़ा हुआ है, जो डायरेक्ट बड़ी नहर से, उस किनारे के जमीन को 5 एकड़ 10 एकड़ व्यापारी लोग लेकर के बंजर छोड़ दिए हैं। तो इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रहा है, ये बड़ी घातक है देश के लिए। और रहा था और शिक्षा नीति को से ही देश आगे बढ़ेंगे, क्योंकि देश है जो शिक्षा पर आधारित है। हमारा अभी वर्तमान में 5-7 साल से ग्रामीण स्तर पे शिक्षा इस तरह से गिर गया है कि 7वीं 8वीं के क्लास के बच्चे लोग हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं। ये बड़ी दुखद की बात है। तो शिक्षा पर बढ़ाने का सरकार काम करे और गरीबी को दूर करे। और मेरे हिसाब से तो सरकार को, ये जुमला सरकार को वादे कम करना चाहिए और विकास ज्यादा करना चाहिए जनता को, क्योंकि जनता एक बार अवसर देते हैं। तो मैं यही निवेदन करूंगा इस बैठे हुए सरकार का कि शिक्षा और किसानों पर ध्यान दे। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, सरकार को सुझाव देना चाह रहा हूँ मेरे ओर। बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी, आपने फोकस बहुत पॉइंट आउट किया है, क्योंकि जिस ढंग से भारत में अभी जो किसानों के लिए काले कानून लाए गए हैं, उसको लेकर आप देख रहे हैं कि उत्तर भारत के जो जितने भी किसान हैं, आज वो सड़कों पे बैठे हुए हैं, विभिन्न बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं, और सरकार जो है गूंगी, बहरी और अंधी होकर के बैठी हुई है। लेकिन जो लोकतंत्र में जनता के द्वारा ही चुनी गई सरकार में जनता सर्वोपरि है, सरकार सर्वोपरि नहीं है। शासन में बैठे हुए जो बड़े बड़े मंत्री और संतरी हैं वो पावरफुल नहीं है, बल्कि जनता है। लेकिन आज जनता की कोई सुन नहीं रहा है। तो बहरहाल हम जनता से अगर सरकार से मांग करेंगे तो वो तो हमारी बातों को इग्नोर ही करेगी। हम आज जिस दिन से इन लोगों ने अच्छे दिन, सुशासन और सरकार में इस जनता को ये भरोसा में लेकर के ये वादा करके आई थी कि हम भारत के जनता को, एक एक जनता को अच्छे दिन में लाके खड़ा करेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये किस दिशा में लाके खड़ा कर दिए हैं। मैं भाटिया साहब के पास जाना चाहूंगा। भाटिया साहब, आप भारत की परिस्थिति में और वैश्विक देशों की परिस्थिति में कितना अंतर समझते हैं, और जिस ढंग से कोरोना काल को लेकर ये जो वैश्विक महामारी आई है और इसमें आम जनता का जो जीवन है बहुत दुभर हो चुका है, चाहे वो देश हो, विदेश हो, चाहे भारत हो। जी, सबको एक बार फिर सत श्री अकाल, नमस्कार, सतनाम। जो अभी जगदीश साहब ने कहा एकदम 100% ठीक है, मैं उनसे 100% सहमत हूँ। और जो आपने कहा कि किसानों का जो इस वक्त चल रहा है, तो उनका यही बेसिक मुद्दा है कि उनकी जमीनें खत्म की जा रही हैं। और जैसे मैंने पहले कहा था, इनकी नीतियों में ऐसा है कि पंजाब जो है, कहने वाले कहते हैं जो स्पेशलिस्ट हैं कि कुछ ज्यादा दूर नहीं है कि पंजाब एक रेगिस्तान बन जाएगा। जब जब पंजाब में पानी 30-40 फुट तक पानी मिल जाता था, अब उनको 300-400 फुट नीचे जाके पानी खींचना पड़ता है। और ये कब तक चलेगा? जो एक्वाफर 2 होते हैं, उन्होंने बताया था मुझे कि 2 एक्वा, एक ऊपर का जो एक्वाफर है, पानी का जो स्रोत है धरती में, वो खत्म हो चुका, ड्राई हो चुका। वो जो नीचे का जो है वो अभी शुरू हुआ है, वो कितने 300-400 फुट नीचे। और ये जो पानी है पंजाब में या दूसरे देशों में भी ऐसा ही होगा। तो ये ट्यूबवेल लगा के ये सब करके इतना जो गलत तरीके से ये कृषि हो रही है, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बड़ा एक खतरनाक मुद्दा है, खतरनाक सिचुएशन है पंजाब में, बाकी देशों में, बाकी स्टेटों में भी। और जैसे अब बताया था कि पंजाब में ये कह रहे हैं कि जो एवरेज जो किसान है उसके पास 2-3 एकड़ से भी कम जमीन बची है, जमीन है नहीं। अब ये जो कानून लागू कर दिए हैं वो भी खत्म हो जाएगा। किसान लोग बेचारे ऑलरेडी जो हैं वो बेरोजगारी से मरे हुए हैं। आजकल कहते हैं कि 4 लाख किसान खुदकुशियां कर चुके हैं गरीबी की वजह से, क्योंकि उनके पास साधन ही नहीं है जी। और जो कर्ज लेते हैं खेती उगाने के लिए, उनको पैसा दाम भी नहीं मिलते, तो गरीबी की वजह से वो दे नहीं पाते हैं कर्ज और आत्महत्या कर लेते हैं।
तो ये हर रोज हर हफ्ते ये हो रहा है, सैकड़ों किसान सारे देश में मारे जा रहे हैं। तो ये किसान की जो इस वक्त मूवमेंट चल रही है, ये सारे देश के किसानों को उठना चाहिए, इकट्ठे एक मंच पे होना चाहिए, सबकी एक आवाज होनी चाहिए। ये देश के लिए बड़ा खतरनाक है। और कुछ एक पूंजीपतियों के लिए ये सब कानून बनाए गए हैं। ये कानून बनाए ही पूंजीपतियों ने, सरकार ने तो लागू की है। तो दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ा जो जिगरे साहब ने कहा एकदम 100% ठीक कहा कि बाकी महंगाई यहाँ की देशों में भी देखो महंगाई है। अब हम मुझे 40-45 साल हो गए इस कंट्री में आए हुए, 42 साल। तो महंगाई यहाँ भी है लेकिन कंट्रोल्ड है। तो 3%, 4%, 3% हर साल की महंगाई बढ़ जाती है और वो कंट्रोल्ड है। वो जानबूझ के करते हैं ताकि जो इकॉनमी चलती रहे। अगर एकदम स्टेगनेंट हो जाती है तो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाती। तो इनका अपना सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम, लेकिन एक बड़ी कंट्रोल्ड जो है महंगाई यहाँ पे होती है। बाकी कोविड की वजह से यहाँ भी देखो बहुत नुकसान हुआ है। जो लोग मरे हैं वो तो मरे हैं, लेकिन जो वो बेरोजगार हो गए, गवर्नमेंट ने उनको दिया है पैसे, हर महीने उनको पैसे कुछ दे रहे हैं, $1,000-1,200 तक कुछ को दिया है, किसी को कुछ देते हैं, लेकिन उससे तो गुजारा नहीं चलता ना परिवारों का। तो बहुत से लोगों ने यहाँ भी आत्महत्या कर ली है इसकी वजह से, कोविड की वजह से। जी, तो ये जो शुक्रिया। महंगाई की समस्या हिंदुस्तान में है, अब हम जाते हैं कभी हिंदुस्तान में तो हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते। लोग कहते हैं आप तो अमेरिका से आए हो, आपके पास बहुत पैसा है। कहाँ पैसा है? हम तो ये आप यहाँ आके आप मकान नहीं खरीद सकते। अगर हमें वहां रहने की जगह मिले चाहे, हम मकान खरीद नहीं सकते, इतनी महंगे हो गए। उसके यहाँ सस्ते हैं मकान उसके हिसाब से। तो बहुत महंगाई हो गई है हिंदुस्तान में, खाने पीने के मामले में, जायदाद के मामले में, सभी हर चीज में वहाँ इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है। और जो चीजें हैं, पेट्रोल है, डीजल है, तो सबकी इतनी बड़ी प्राइसेस बढ़ गई हैं कि कुछ हैरान होते हैं हम जी। तो जो बेसिक समस्या आपने जिगरे साहब ने बताई है वो उसको हैंडल करना है। और ये जो किसानों को गरीब बना रहे हैं, इसका यही मतलब है, जैसे आपने कहा, कि वो चाहते हैं कि दुनिया गरीब रहे और हमारी सत्ता चलती। जी, बहुत शुक्रिया भाटिया साहब, आपने महत्वपूर्ण विचार रखे। मीना पेरियार जी नेपाल देश से जुड़ रहे हैं। मीना जी, आवाज आ रही है हमको? हमारी आवाज जा रही है आप तक? एकदम आ रही है। नमस्कार सब जने को। जी, आप अपनी कैमरा स्टार्ट करें, हमारे लोगों को दर्शन दें आप। जी, ये मीना पेरियार जी हैं हमारी, मैं इनको दीदी बोलता हूँ। नमस्कार। और नमस्कार जी। तो जिस ढंग से हमारे जो आज का विषय चल रहा है भारत में महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर, आप नेपाल जैसे राज्य में ये जो महंगाई है इसको लेकर वहां की जो आम जनता है किस ढंग से हालात में जी रही है कोरोना के काल में, उस संदर्भ में आप प्रकाश डालें नेपाल राज्य से। मीना पेरियार जी। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद जो इस बहस में हमको जोड़ा, नेपाल से कुछ बातें रखने के लिए जो मौका मिला, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं आपको और हमारे ये चैनल को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। अभी विशेष करके ये कोरोना के समय में महंगाई तो इतनी बढ़ी हुई है। अभी हमारे देश नेपाल में तो सरकार, ओली सरकार गिर चुका है। आपने देखा न्यूज में, आप लोगों को पता चल गया होगा। ओली सरकार ने अभी खुद प्रधानमंत्री होते हुए भी संविधान के बरखिलाफ जाके संसद विघटन कर दिया था। तो अभी सर्वोच्च अदालत ने शेरबहादुर देउपा, नेपाली कांग्रेस के सभापति है वो, उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए आदेश दिया। उसके बाद राष्ट्रपति ने अभी शेरबहादुर देउपा को प्रधानमंत्री बनाया है। अब इससे पहले तो महंगाई इतनी बड़ी थी, अब इसका कोई कहना नहीं है। अभी हम भाई साहब को सुन रहे थे, हम भारत में जो समस्या है वो नेपाल में भी वैसी ही समस्या यहाँ पर है। कोरोना के टाइम में महंगाई बढ़ रही है, लोगों को कोई व्यवस्था नहीं है, सब्सिट्यूटी का कोई व्यवस्था नहीं है। अभी अंतिम आवर में आके सरकार ने जैसे जिसके घर में कोई लोग गुजर गए हैं उसको 1 लाख रुपए देने के लिए आवेदन किया है, लेकिन और कुछ सब्सिट्यूटी नहीं है यहाँ पर।
जैसे बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ये तो बहुत सारी समस्या है। लेकिन उसके बावजूद भी जो अस्पताल जाके जो उपचार करा रहे हैं उसका कोई खर्चा नहीं देना है, जो भूखे मर रहे हैं लोग उसको कुछ नहीं देना है। ऐसी बहुत सारी कठिनाई नेपाल में भी चल रही है। जैसा भारत में है वैसा ही अब उधर मोदी सरकार और इधर ओली सरकार एक ही तरह से सरकार संचालन कर रहा था। लेकिन अब देखा जाएगा, अब कल से शेर बहादुर देउपा का सरकार बना हुआ है, प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउपा बने हुए हैं। अब देखा जाएगा वो कैसे सरकार संचालन करते हैं। अब आवाज हम लोग उठा ही रहे हैं, महंगाई कम करो, और जो सीमांतकृत समुदाय हैं, जो सीमांतकृत लोग हैं, उनके लिए सब्सिडी की व्यवस्था करो। और जो अब अभी जो कोरोना का ये तीसरा जो चरण आ रहा है, तो इसमें सुनाई दे रहा है अब नेपाल में इसका हल्ला हो रहा है कि जैसे अब जो तीसरा चरण है इसमें बाल बच्चे लोग ज्यादा प्रभावित होंगे। तो हम लोग अब इसकी भी एडवोकेसी कर रहे हैं अस्पतालों में, प्रदेश के स्वास्थ्य जन स्वास्थ्य मंत्रालय में हम लोग इसके एडवोकेसी कर रहे हैं कि अब बाल बालिका को कैसे बचाया जाए, उसके लिए कुछ प्लान करो। ये अब बोल रहे हैं, देखिए अब नया सरकार बना हुआ है, कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है, अब ये तो बाद में ही बताएंगे। लेकिन महंगाई फिर भी मीना जी मैं सरकार की तो बात ठीक है अपनी जगह, वहां की जो आम जनता के हालात हैं उसके संदर्भ में आप थोड़ी सी प्रकाश डालें, उसके बाद फिर हम आपके पास लौटेंगे। जो आम जनता, जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, उनके कैसे हालात हैं वहाँ? एकदम जगदीश जी, एकदम आप जो उठा रहे हैं वो बात एकदम यहाँ की जनता जो है वो 90% जनता यहाँ पर कमाकर, दिन भर कमाकर शाम को खाने वाले जनता यहाँ पर हैं। ऐसे लोग यहाँ पर हैं। 10% लोग ही जो है कि उनको कमाना नहीं पड़ता है, उनके लिए और कोई कमाता है। लेकिन 90% जनता यहाँ की गरीब है, गरीबी की रेखा में। तो उन लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ ही रहा है। एकदम वो एकदम ज्यादा उससे दुखी हो रहे हैं, समस्या में जूझ रहे हैं। और हमने इससे पहले भी आप लोगों से सवाल किया कि जो अभी कोरोना का समय है इसमें सरकार का कोई सब्सिडी नहीं है, ना स्वास्थ्य में कोई सब्सिडी है, ना खाद्यान्न में कोई सब्सिडी है। तो इस तरह की यहाँ पर जनता झेल रही है। जी बहुत शुक्रिया मीना जी। मीना जी का मैं परिचय बताना चाहूंगा कि मीना जी एक दबे कुचले लोगों की आवाज उठाती हैं, वो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। और खास करके जो नेपाल में जो अनुसूचित जाति वर्ग के, जो जिनको नीची जाति के लोग कहा जाता है, उसकी लड़ाई लड़ रही है। महिलाओं के संबंध में बहुत बड़ा काम करती हैं वो नेपाल राज्य में। और बहरहाल आज हमारे साथ जुड़ करके वहाँ की हालात के बारे में हमें अवगत कराया। बहुत शुक्रिया मीना जी। हम आपके पास फिर लौटेंगे। हमारे साथ अश्वनी कुमार जी जुड़े हुए हैं। अश्वनी कुर्रे जी, हमारी आवाज सुन रहे हैं? हेलो अश्वनी जी, अश्वनी कुमार कुर्रे, लगता है परिवार में बिजी हो गए हो। जी तो बहरहाल मैं ब्रिजेन सिंह जी का फिर से लौटना चाहूंगा। ब्रिजेन सिंह जी, जैसा कि अभी आप नेपाल से मीना पेरियार जी की बात को सुनी, और जिस ढंग से आज पूरे विश्व की जो हालात हैं उस परिदृश्य में जैसा कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और यही हालात करीब करीब सभी देशों की है, तो आज की इस परिस्थितियों पे आम जनता को क्या करना चाहिए और कैसे निपटना चाहिए? क्योंकि सरकार के भरोसे तो जनता का कोई हल होने वाला है ही नहीं। इस परिस्थिति पर प्रकाश डालें ब्रिजेन सिंह जी। जी, आपने सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि जो मुनाफाखोरी इतनी हावी है कि किसान भी अब त्राही त्राही करने लगा है। जो कि लोगों का भोजन का इंतजाम करता है, उसके जमीनों पर भी बुरी नीयत पड़ रही है मुनाफाखोर लोगों की। तो ये मुनाफाखोरी पर नियंत्रण करने के लिए दो ही तरीके हैं। एक तो या तो सरकार ऐसी हो जो कि आम गरीबों के प्रति हमदर्दी रखती हो, दूसरा यह है कि गरीब आदमी को संगठित किया जाए। संगठित में किसान अकेले सक्षम हैं
लेकिन किसान की हालत जैसा कि आप बता रहे हैं कि सुसाइड कर रहे हैं, बहुत बुरी हालत में हैं, मजदूरों की उससे भी ज्यादा बुरी हालत है। तो मुझे तो लगता है कि देश दुनिया में जब भी बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं वो किसान मजदूरों की एकता और किसान मजदूरों के संगठन के बिना नहीं हुए हैं। तो किसान मजदूरों की को संगठित करके एक करके दबाव डाला जाना चाहिए, जिससे कि मुनाफाखोर लोगों के लालच पर नियंत्रण आए। और दूसरी चीज ये है कि ये जो विषमताएं बढ़ रही हैं, आर्थिक विषमताएं, उसकी ये कल्पना की गई थी हमारे संविधान निर्माताओं ने कि एक सीमा रहेगी और ये स्टेट एक वेलफेयर स्टेट का काम करेगी, कल्याणकारी राज्य का। लेकिन न तो कोई कल्याणकारी राज्य की तरफ समय है किसी के पास, और विषमताएं अनलिमिटेड बढ़ती जा रही हैं। सबसे बड़ा सबूत यह है कि जहां अंबानी अडानी वगैरह की पूंजी कई गुना बढ़ रही है आगे, वहां गरीब आदमी आत्महत्या कर रहा है। जी स्विस बैंकों में उनके खातों में पैसा बढ़ता ही जा रहा है, दूसरी तरफ आम दरिद्र हो रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति होती जा रही है कि आदमी बेचारा विरोध करने की भी हालत में न रहे, तो मेरे ख्याल से जो जिम्मेदार पढ़े लिखे समझदार लोग हैं उनको पूरी समझ अपनी लगानी चाहिए इस काम में कि किसान और मजदूरों की में तालमेल बिठाया जाए और किसानों को हर तरीके से सपोर्ट किया जाए, क्योंकि किसानों के लिए भी ऐसा लग रहा है कि उनके लिए भी अस्तित्व का सवाल हो गया है। तो मुझे लगता है कि किसानों से मजदूरों को हेल्प, एक सहारा मिलेगा, मजदूरों से किसानों को मिलेगा। और ये जो हमारे संविधान निर्माताओं ने, जो आजादी की लड़ाई लड़ने वालों ने जो कल्पना की थी कि आम आदमी की खुशहाली बढ़ेगी, मुझे लगता है इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है कि किसान मजदूरों को संगठित किया जाए और संगठित होकर के तालमेल बना करके आगे आए। जी जी, बहुत शुक्रिया विजय सिंह जी। मेघराज साहब जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मेघराज जी अपने विचार रखें। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फिर सबको पहले तो इसमें क्या है, जैसे आप महंगाई के ऊपर बात कर रहे हैं, महंगाई दरअसल हुई नहीं है, पैसे की जो औकात है वो नीचे गिर गई है। मतलब डॉलर गिरा है या पैसे गिरा है, इसकी तो महंगाई तो उतनी है, मतलब जो चीज जितने की आती थी उतने की है, लेकिन उसमें क्या तब्दील हो गया आगे। आज के जो है ना वो रुपए की कीमत तो बिल्कुल जीरो हो गई है। तो अभी देखा होगा आपने सऊदी अरब के अंदर 20 रुपए से 20 का हुआ चलता है, वो जो भी चलता है वहां पर 20 से ज्यादा का नहीं है वहां पर। और अमेरिका में 100 से ज्यादा का नहीं कोई नोट है, और इंग्लैंड में 50 से ज्यादा का नहीं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि यहाँ की जो करेंसी मजबूत है, तो करेंसी के गिरने से ही मतलब जो है ना ये गिरा। तो जो भारत के अंदर देखे हालात जो बन रहे हैं, जो लालची और ठग और लुटेरे जो लोग हैं वो हुकूमत में बैठे हैं, राजसभा में बैठे हैं। जो ठग जो है ना, जो लालची, गुरु नानक साहब क्या कहते हैं कि लालच, अगर आदमी का लालच जितना बढ़ जाए, वो कहते हैं कि सहस खटे लखकूट तावे है माया ने बड़े इस तरह के। भाई जो पहले 1000 हो गए, फिर उसके बाद लाख हो गए, फिर करोड़ हो गए, इस मतलब माया के पीछे दौड़ता ही रहना उसने। उसके मतलब लालच इतना बचाएगा तो फिर मरने के बाद भी खत्म नहीं होता। तो इसमें क्या कहते हैं, जैसा हमने लिखा ना कि माया के पीछे जो दौड़ते हैं जो लोग, ये सब मायाधारी लोग हैं। तो मायाधारी कहते हैं भाई जिसके पास में ज्यादा धन है वो भी परेशान है, और जिसके पास में है नहीं वो भी परेशान है। तो कौन इससे दोनों चीजों से अवस्था तो वो अच्छा है जिसके पास में मतलब विस्कार आदमी, जो जिसके अंदर लालच नहीं है, जिसके अंदर बेईमानी नहीं, वो सही है। तो गुरु नानक साहब कहते हैं तो पैसा मतलब महंगाई बढ़ी नहीं है, मतलब पैसे की कीमत खत्म हो गई है, मतलब उसकी औकात खत्म हो गई है। तो ये सुधार कैसे हो सकता है? सुधार कैसे हो सकता है कि अगर आदमी सच्चे और ईमानदार राज सदन आएंगे, उनको लालच तो होगा नहीं किसी का, ना उनको मतलब अंदर कोई ऐसी बात होगी, तो वह पब्लिक का सुधार करेंगे। पब्लिक के अंदर प्यार भाग आएगा, तो ये जो है ना ऑटोमेटिक खत्म हो सकता है सारा सिस्टम। तो लालची और बेईमान लोगों के कारण हुआ है और कुछ नहीं। मेरा अपना एक्सपीरियंस है ये, बाकी गलत भी हो सकता है। जी थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया मेघराज जी। अश्वनी कुमार, हेलो अश्वनी कुमार जी, अपनी आवाज को म्यूट करें। अश्वनी जी अपनी आवाज को म्यूट करें। हेलो, अपनी आवाज को म्यूट करें अश्वनी जी। हेलो, आवाज। हाँ अश्वनी कुमार जी, आप अपना परिचय बताएं। आप, मुझे लगता है कि आप भी नेपाल में हैं और हाँ इससे सर, पहले आप हाँ सर, भूटान में थे। तो आप अपना हाँ सर। परिचय बताएं और उस राज्य के हालात के बारे में बताएं जिस से महंगाई और आम जनता के ऊपर में असर पड़ रहा है। अश्वनी कुमार जी।
हाँ सर, नमस्कार सर। मैं अश्विनी कुमार खुरे सर, अभी नेपाल में सर्विस कर रहा हूँ सर। और जी महंगाई तो हर जगह है सर, इंडिया में भी है, नेपाल में भी है। और महंगाई का मुख्य कारण है उत्पादन। जहाँ से फसल चाहे कोई भी चीज का उत्पादन होता है, फिर वहां से वो साइड में जाता है, तो वहां का जो किराया है, जैसे तेल का भाव बढ़ता है वैसे किराया बढ़ता है। अब जैसे किराया का भाव बढ़ेगा वैसे उसका सामान का भाव भी बढ़ेगा। जी तो इस हिसाब से सर, चाहे कोई भी सरकार आए, वो तो कांग्रेस पार्टी का भी सरकार हो चाहे किसी का भी सरकार हो, मारा जाता है गरीब ही, क्योंकि वो बड़े लोगों को फायदा के लिए छोटे लोगों का गलत इस्तेमाल करते हैं। जैसे जी कहीं पर धान का कीमत अलग है तो कहीं पर धान का कीमत अलग है। अगर किसान का जो रेट है, जैसे धान का कीमत हर जगह का एक भाव कर दे कि भाई कुंटल हमको जो 1800 लेना है, तो 1800 ही हर किसान का ले। अब छत्तीसगढ़ में अभी 1850 रुपये चला है, कुछ जगह में जो है 1500 बिका है, कुछ जगह में 1200 रुपये कुंटल लेते हैं। जी बहरहाल आप जिस राज्य में हैं, नेपाल में हैं, पहले आप भूटान में थे, महंगाई अपने का यही सर कि जहाँ से किसान का जो फसल है उसका उनका मूल्य, लागत मूल्य नहीं सर। नहीं, अब छत्तीसगढ़ ये के बारे में तो तो हम लोग पता है पहाड़ी क्योंकि क्षेत्र हम है सर, तो यहाँ। हाँ सर, अश्विनी जी, आप अपने अब ये राज्य में पहाड़ी जिस क्षेत्र है सर। राज्य में आप रह रहे हैं, वहाँ के हालात के बारे हाँ में सर। बताएं। जैसे आप भूटान में थे, उधर हाँ सर। नॉर्थ ईस्ट साइड में रहते थे, तो उधर के हालात के हाँ बारे सर, में थोड़ा सा अवगत कराएं हमें। इधर तो महंगाई है सर, महंगाई क्योंकि यहाँ का थोड़ा सा नोट भी अलग है नेपाल का। इंडिया का जो 500 है, यहाँ 800 बनता है। उस हिसाब से यहाँ महंगाई है, क्योंकि जो आने जाने का आवागमन का साधन है बहुत खराब रास्ता है, और उस हिसाब से जो है किराया भी ज्यादा पड़ता है, तो उस हिसाब से महंगा है यहाँ। जी बहुत भूटान थे तो शुक्रिया। भूटान, जैसे जी अश्विनी भूटान कुमार जी, सही बहुत था। आपके पास फिर से लौटेंगे, क्योंकि बिल्कुल सर। नेपाल से मीना पेरियार जी भी जुड़ी हैं और आप भी नेपाल में हैं, तो बहरहाल वहाँ की हाँ हालात सर। के बारे में हमें जानकारी मिल गई है। मैं हाँ सर। जितेंद्र जांगड़े जी के पास फिर से लौटना चाहूंगा। जितेंद्र जांगड़े जी, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, और अभी कांग्रेस की सरकार, जैसा कि अभी अश्विनी कुमार जी ने कहा कि 1850 रुपए की दर से सरकार खरीद रही है, लेकिन पिछले भी 2 सालों से 2500 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से धान की खरीदी की गई है, जिससे किसानों को एक लाभ मिला है। तो जो सिर्फ धान की खरीदी को लेकर किसानों के हालात नहीं सुधर सकते, बल्कि अन्य और दलहन तिलहन जो तमाम प्रकार की किसान कमाई करते हैं और किसानों का रकबा घटा है, तो जो भारत के जो संपूर्ण किसान हैं, जिनकी हालात दिनों दिन गिरती चली जा रही है, और जो अभी नियम आए हैं, कानून किसानों के लिए जो कानून लाए गए हैं, इसको लेकर लगातार विरोध हो रहा है। इस परिदृश्य पर आप अपने विचार रखें। जैसा कि भाटिया जी ने कहा कि किसानों की जो रकबा है वो दिनों दिन घट रहा है, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, और पानी की समस्या भी लोगों के पास आ रही है। जितेंद्र जांगड़े जी। तो हमारा जो ये मीडिया ही देश के किसान को समृद्धि कर सकता है। मीडिया को तो एक अंग बना देना चाहिए, क्योंकि मीडिया के माध्यम से सरकार का भी आंख दिखेंगे, गरीब किसान जनता का दुख क्या है, दर्द क्या है। मैं तो पहले इस मीडिया के माध्यम से आज राज्य देश के किसानों की, मजदूरों की चिंता जाहिर हो रहा है, इससे मैं अति खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ इस मीडिया कार्यक्रम से। तो मेरे सुझाव है कि किसानों को फ्री हैंडल किया जाए, किसानों को के लिए एक नया बजट तैयार किया जाए, नया किसान की पर हो सत्र में रहे, चाहे विधानसभा में चाहे लोकसभा में हो। कम से कम 15 दिन का देश में संसद बैठता है, विधानसभा बैठता है, वहां पर किसानों के लिए केवल 4 दिन 5 दिन 25% समय किसानों को कृषि विस्तार कैसे करना है, कृषि सुधार कैसे करना है,
कृषि उत्पादन कैसा करना है। नेताओं को 25% अपनी समय विधानसभा चाहे लोकसभा में किसानों के प्रति लगाना चाहिए। आज ऐसे ऐसे मंत्री बन जाते कृषि मंत्री, जिसको पूछोगे कि सरना धान क्या है, उनका पहचान नहीं बता पाएंगे। महामाया धान क्या है, उसको पहचान नहीं बता पाएंगे, और वो कृषि मंत्री बन जाता है। तो कृषि के बारे में क्या जानेंगे, कृषि का दुख दर्द क्या है, कृषि औजार क्या है, कृषि में रापा किसको बोलते हैं, कुदाली किसको बोलते हैं, वो नहीं बता पाएंगे और कृषि मंत्री बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किसानों के लिए, कृषि के विकास के लिए, उत्पादन के लिए 25% समय विधानसभा लोकसभा में मिलना चाहिए, ताकि अंतिम व्यक्ति तक किसान खुशहाल हो, अधिक से अधिक अन्न अनाज पैदा करे, दलहन पैदा करे, तिलहन पैदा करे, जिससे विटामिन युक्त पूरा मानव। जी, बहरहाल हमारा कनेक्शन जांगड़े जी से टूट गया है। मैं दोबारा फिर से भाटिया जी के पास जाना चाहूंगा। भाटिया साहब, अभी आपने सभी राज्यों से या नेपाल जैसे एक देना चाहता हूं मेरे देश के इन नेताओं को, जो विधानसभा में बैठा है, लोकसभा में बैठा है, जो लोग कभी किसान और धरती को बचाने का काम नहीं कर रहा है। धरती जितना बचेगा, जितना धरती में श्रृंगार होगा, उतना अनाज पैदा होगा, उतना देश की गरीबी दूर होगा और हमारा देश खुशहाल होगा, और लोग जितना विटामिन युक्त भोजन आहार प्राप्त करेंगे, उतना हमारा देश तरक्की करेगा, विकास करेगा और आर्थिक स्थिति बढ़ेंगे, शिक्षा भी बढ़ेंगे, क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति है जो कृषि के ऊपर आधारित है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो मैं पुनः निवेदन करता हूं चैनल के माध्यम से कि संसद में बैठे लोग, राज्यसभा में बैठे लोग, विधानसभा में बैठे लोग 25% अपना समय जो बहस होता है विधानसभा लोकसभा में, उसको कृषि बिल में दे। मैं आप लोगों के माध्यम से वहां तक पहुंचाना चाहता हूं, और ऐसे लोगों को कृषि मंत्री बनाए, कृषि विभाग बनाए, जो किसान की औजार को जानता है, किसान के बीज के बारे में जानता है, किसान की खाद के बारे में जानता है, जिसको एक्सपीरियंस हो, तो और ज्यादा बेहतर से बेहतर कृषि में सुधार होगा, देश का विकास होगा और देश का उन्नत होगा। ये मेरी सुझाव है। जी, बहुत शुक्रिया जांगड़े साहब। मैं भाटिया जी के पास फिर से जाना चाहूंगा कि जिस ढंग से अमेरिका एक विकसित देश के रूप में जाना जाता है और वहां पे इतनी उत्पादन होती है कि लोगों को, किसानों को सामान या अपने उत्पादन को रखने की जगह नहीं होती है, जैसा मुझे जानकारी है, आपने इस संदर्भ में बताया भी था। तो भारत के किसान और जो वैश्विक देशों का किसान है, इस दिशा में सरकार की नीति और नीयत कितना सही है, इस संदर्भ में प्रकाश डालें भाटिया साहब। जी, पहले तो मैं जो जांगड़े साहब ने कहा उसके ऊपर एक कमेंट देना चाहता हूं। आपने कहा, ठीक कहा कि जो हमारे मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, उनको जानकारी होनी चाहिए, वो ठीक बात है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब जो सरकार का जो इंग्लिश में कहूँगा उनकी इंटेंशन, क्या कहेंगे हिंदी में, उनकी जब इंटेंशन ही वो नहीं है तो मंत्री लोग क्या करेंगे? मंत्री तो जी हजूरी करने वाले लोग हैं सारे। तो जो ऊपर के जिसकी हाथ में सत्ता है, उनकी इंटेंशन क्या है, वो क्या करना चाह रहे हैं, वो ज्यादा जरूरी बात है। अगर ये सरकार, जो कोई भी हो, मैं किसी एक की सरकार की बात नहीं करता, और उनका ध्यान ये हो कि हम सब कुछ है जो अब यहाँ व्यापारी लोगों के हाथ में दे देना चाहते हैं, बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथों में दे देना चाहते हैं, तो फिर कृषि मंत्री क्या करेंगे? उनकी तो अपनी आवाज क्या है? तो ये बात सोचने वाली है कि जब तक मूल सिद्धांत ही गलत हो तब तक बात नहीं बनती। तो सिद्धांत अभी ये हो रहा है हिंदुस्तान में, जैसे लग रहा है कि सारा कुछ एयरपोर्ट है पूंजीपतियों के हाथ में बेच दिए गए, स्कूलों के पूंजीपतियों के हाथों में बेचे जा रहे हैं, और जो देश की बड़ी बड़ी संपत्ति है उनको पूंजीपतियों के हाथों में बेचा जा रहा है, और वो बेचने के बाद जो पैसा मिलता है वो कहाँ जाता है किसी को पता नहीं। तो ये जो है ना, ये एक समस्या, बहुत गहरी समस्या है। वो सिर्फ कृषि मंत्री को चेंज करने से नहीं होगी। आपका वैसे विचार ठीक है, लेकिन और ये बात एकदम 100% ठीक है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि किसान वो धरती के पुत्र हैं, वो अन्न पैदा करते हैं। और यहाँ तो शास्त्रों में भी कहा गया, भक्त श्री कबीर ने कहा, भगवान से शिकायत की, अरे मुझे इतना आटा, इतनी दाल, इतना नमक, इतना घी चाहिए दिन में,
नहीं है तो ये माला पकड़ अपनी, मेरे से नहीं होता ये काम, समझे ना। तो जो जो खाद्य पदार्थ हैं, जो फूड है, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट जरूरी है हमारे जीवन के लिए, तो उसके लिए ऊपर सबसे पूरा ध्यान देना चाहिए। लेकिन आज का जो जिस तरह से निजीकरण हो रहा है, बहुत इंडस्ट्री बढ़ रही है, दुनिया भर की कारें हिंदुस्तान में इकट्ठी हो रही है, पार्क करने की जगह नहीं है, पेट्रोल जलाए जा रहे हैं बिना, जिनके पास पैसा है। और दूसरी बात जो अभी कही आपने, जो बाहर के बैंकों में पैसा रखा हुआ है, देखिए एक कॉमन सेंस की बात है, अपने देश का पैसा लेके हम दूसरे देशों को दे देते हैं, अरे तुमने इस पैसा लेके इसको तो अपनी तरक्की करो, हम गरीब अच्छे हैं। अरे अपना पैसा जो हिंदुस्तान में रहना चाहिए, जिस पैसे से देश के लिए सड़कें बने, स्कूल बने, शिक्षा हो, वो पैसा हम दूसरे देशों में जाके दे आते हैं। लाखों करोड़ों रुपया, अरबों रुपया भारत का इस वक्त बाहर के बैंकों में पड़ा हुआ है, और बहुत कुछ लोग जो सत्ता में हैं, पूंजीपति हैं, वो पैसा अब बचाने के लिए, ताकि टैक्स वगैरह देना पड़े, वो हिंदुस्तान से निकाल के बाहर लोग दूसरे देशों को दे आते हैं। अब स्विट्जरलैंड की बात कर रहे थे आप, स्विट्जरलैंड इतना तरक्की याफ्ता मुल्क है, वो कैसे हो गया? उनके पास ना कोई सोना है, ना कोई तेल है, ना कोई कुछ है। क्यों? कि उन्होंने कानून ऐसे बनाए हुए हैं बैंकों के कि दुनिया भर के ये जो बड़े बड़े सत्ताधारी लोग हैं, वो पैसा अपना लेके वहां जमा करा दें, वो उनको अमीर बनाते हैं, खुद गरीब रहते हैं। ये कैसी सोच है? कैसी सोच है ये? इतना लाखों करोड़ों अरब रुपया हमारा देश का जो बड़े बड़े पूंजीपति और सत्ताधारी लोग हैं, वो वहां जाके अपना देश का पैसा उनको दे आते हैं। अच्छा, तुम इसको इस्तेमाल करो, तुम इसको बरतो, तुम अमीर बन जाओ, तुम अपने देश का भला करो हमारे पैसे से, और हम गरीब अच्छे। ये देखो कि ये बात तो ये बात बड़ी ही अजीब बात है। अब मैं इसके बारे में, भ्रष्टाचार जो है सबसे बड़ा जो हिंदुस्तान में कलंक है ना, वो भ्रष्टाचार है। कहाँ की बात करें, किस लेवल की बात करें, भ्रष्टाचार इतना ज्यादा हो गया। हमारे अपने जीवन, हमारे भाई साहब पानी का बिल देते रहे 1 साल भर, बाद में नोटिस आ गया जो आपने तो पैसा दिया नहीं, हमें बिल नहीं दिया। उन्होंने जाकर क्लर्कों से बात की, मैं तो हर महीने पैसे देता रहा हूँ, ये रसीदें हैं, हम ये रसीदों को नहीं मानते। बताइए क्या करेगा आप? इंसान क्या कर सकता है जब भ्रष्टाचार इस कदर तक बढ़ गया है? लोएस्ट लेवल से लेके हाईएस्ट लेवल तक, सबसे नीचे से लेके सबसे ऊपर तक एक भ्रष्टाचार का पूरा समाज बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है। तो देश कैसे तरक्की कर सकता है? तो ये मैं तो माइंड बखला जाता है ये सब सोच के। जी, बहुत शुक्रिया भाटिया साहब, आपने बहुत ही पॉइंट आउट बात को हमारे सामने रखी है। क्योंकि भारत के अंदर में आप जिस दिशा में आप जाएंगे, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, और यही कारण है कि यहाँ लूट खसोट करके यहाँ के पैसे को लेकर के स्विस बैंक जैसे जगहों में काले धन के रूप में जिसे जाना जाता है, और ये भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार जो है, काले धन को ला करके प्रत्येक आम जनता के खाते में 15-15 लाख रुपया देने की घोषणा भी की थी। बहरहाल ये अल्फाज एक जुर्मला ही उनके साबित हुआ। काले धन लाने की तो बात दूर की बात है, लोगों ने वहां के जो सूची है वो तक जाहिर नहीं किया, बल्कि और यहाँ के जो काले धन है वहां जाकर जमा होने लग गए हैं। बहरहाल ये एक चिंतन की बात है, सोच की बात है। तो आज की इस बात को हम, आज की इस चर्चा को हम सीमित दायरे में ले जा करके कार्यक्रम को खत्म भी करना चाहेंगे, और आज की इस महत्वपूर्ण और सारगर्भित बातों को लेकर विभिन्न देशों से, विभिन्न राज्यों से, अमेरिका जैसे देशों से, नेपाल से प्रतिक्रिया आई है। तो मुझे लगता है हमारे देखने सुनने वालों को, आम जनता को इससे लाभ भी होगा, और अपनी प्रतिक्रिया और अपनी कमेंट भी देंगे। बहरहाल मैं ब्रिजेंद्र सिंह जी के पास में संक्षिप्त में आज की सार्वगर्भित चर्चा को लेकर उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा कि जिस ढंग से जो सरकार और आम जनता का जो कंट्रोवर्सी बना हुआ है, इस परिदृश्य में अपनी विचार रखे ब्रिजेंद्र सिंह जी। जी, ये देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी समस्या भाटिया साहब ने जो कहा है कि हम भ्रष्टाचार की इतनी भयानक समस्या हो गई है, और इसका सीधा संबंध हमारी सामाजिक व्यवस्था से है। वो व्यवस्था जो मुट्ठी भर लोगों के हाथ में, जिसने शिक्षा को, संपत्ति को एकत्रित कर दिया हो,
और दूसरी तरफ लोगों को, आम जनता को इतना दरिद्र बना दिया हो कि वो इसका विरोध भी ना कर सकें। तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो ये। अब ये जो महामारी है कोरोना में, लोग रोजी रोटी से त्रस्त हैं। पहली बात तो ये है कि रोजी रोटी हो। अब रोजी रोटी है, बाकी जो जो थोड़ा बहुत 4 पैसे हैं वो महंगाई की मार से खत्म हो जाते हैं। तो अगर इस तरह की स्थिति में ये हालत हो गई है कि जो परचेजिंग पावर है, खरीदने की शक्ति है आम आदमी की, वो बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में चली गई है। उत्पादन हो भी रहा है तो उसको खरीदने वाला नहीं है। और बुनियादी जरूरत सबसे बड़ी थी कि अगर समझदारी का काम होता तो किसानों को उनकी उचित आवश्यकताओं को पूरा करके, सब्सिडी दे करके उत्पादन बढ़ाया जाता, जिससे कि लोग भूखे मरने से बचते। लेकिन उस पर भी ध्यान नहीं है। और लॉन्ग टर्म में आप देख रहे हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजी रोटी ये बुनियादी चीजें हैं। तो रोजी रोटी का तो जो हालत आप देख रहे हैं। शिक्षा भी व्यापारियों के हाथ में सौंप दी गई है, स्वास्थ्य सेवाएं भी व्यापारियों के हाथ में सौंप दी गई हैं। तो ये जो एक भयानक स्थिति पैदा हो गई है, ऐसा लगता है कि इसमें अब रोने से काम चलने वाला नहीं है। लोगों को जागरूक होकर के अपने अधिकारों के प्रति सचेत करना पड़ेगा, ऐसा दबाव बनाना पड़ेगा जिससे कि जो पूंजीपति बेलगाम हो गए हैं, जो मुनाफाखोरी देश की बेलगाम हो गई है, जो इस देश में जातिवाद और सांप्रदायिकता का माहौल बना करके मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने का प्रयास किया जा रहा है। ये सब चीजें, पोलराइजेशन हो रहा है। हिंदू मुसलमान का नाम ले दीजिए तो लोग सब भूल जाते हैं कि मंदिर मस्जिद का नाम ले दीजिए, सब भूल जाते हैं कि हमको रोजी रोटी की भी जरूरत है। और इसमें एक लोगों को जागरूकता लाने की जरूरत है। इसीलिए मैंने कहा कि ये आज ऐसी परिस्थिति हमारे देश में आ गई है, किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं। किसानों को सपोर्ट के लिए एक सिस्टम बनाया जाना चाहिए। कम से कम किसानों को राहत मिलेगी तो लोग भूखे मरने से बचेंगे। बड़ी भयानक स्थिति पैदा हो रही है, इसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक, बहरहाल आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं पे विराम देना चाहेंगे। और आज हमारे इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जो डिबेट में हिस्सा लिए वो विश्व के बड़े देशों में गिने जाने वाले अमेरिका से जसबीर भाटिया साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेपाल से स्वनी कुमार और मीना पेरियार जी जुड़ी और उन्होंने भी अपनी विचार रखे। हेलो जी, तो सभी मेहमानों का आज के इस महत्वपूर्ण डिबेट में हिस्सा लेकर अपने विचार व्यक्त करने के लिए, अपने महत्वपूर्ण समय देने के लिए वॉइस ऑफ मानवता चैनल की ओर से, समस्त टीम की ओर से हम सबको, आप सब लोगों को हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर अपनी जानकारी के अनुसार हमारे देखने सुनने वालों को अपने विचार साझा की। और इस चर्चा में भाग लेकर जो आम जनता है, जो लोकतंत्र के अंदर में जो देश की जो जनता कहलाती है, उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला। हम आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करना चाहेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय भीम, जोहार।